दाता न्यूज के खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दाता न्यूज लाया है खास पेशकश अपराजिता। समाज को सशक्त बनाती है स्त्री शक्ति और ऐसी ही हस्तियों से कराएंगे आपकी मुलाकात। नमस्कार, मैं रिद्धिमा शास्त्री आप सभी का स्वागत करती हूँ दाता न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है अपराजिता फ्रॉम किचन टू बोर्डरूम्स। आज के इस प्रोग्राम में हम मुलाकात करेंगे कुछ ऐसी महिलाओं से जिन्होंने इस नाम अपराजिता को वाकई में चरितार्थ किया है। ये वो महिलाएं हैं जिन्हें पराजित किया ही नहीं जा सकता। अपनी कार्य कुशलता, अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर इन महिलाओं ने समाज में अपना एक अलग ही मुकाम स्थापित किया है। तो आज हम मुलाकात करेंगे शमा कौशिक जी से, जो कि एक रिनाउंड सोशल वर्कर हैं और जिन्होंने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए एक एनजीओ का गठन किया है जिसका संचालन ये भली भांति कर रही हैं। इस एनजीओ का नाम है मीनू मनोविकास केंद्र। तो शमा जी, सबसे पहले तो मैं दाता न्यूज़ की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने अपने कीमती समय में से हमारे दर्शकों के लिए टाइम निकाला। नमस्कार, मैं दाता न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने इस अपराजिता कार्यक्रम के लिए मुझे चुना और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैम, जो सेवा का काम आप कर रही हैं, समाज के बेटरमेंट के लिए अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन जो आप दे रही हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। आज के परिवेश में हम ये चीज़ देखते हैं कि जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, खुद उनके माता पिता भी एट टाइम्स उनकी देखरेख करने में खुद को असमर्थ पाते हैं। तो ऐसे में आप उन बच्चों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए अपनी पूरी सहायता कर रही हैं ताकि वो बच्चे एक इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल जी सकें। ये बहुत ही प्रेज़वर्दी है। तो मैम, सबसे पहले मैं ये चाहूँगी कि आप अपने काम के बारे में बताएं। मैं संस्था राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचियावास से जुड़ी हुई हूँ। इसका जो मुख्य काम है, जिसके अंदर ही मीनू मनोविकास मंदिर जो है ये स्कूल संचालित होता है। ये 1975 में जब अजमेर में बाढ़ आई थी तब इस्टेब्लिश्ड हुई थी और बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ जो फाउंडर सेक्रेटरी है सागरमल जी कौशिक साहब, उन्होंने इसको बनाया था। उसके पश्चात जो 75 से लेके लगभग 86 तक ये सतत निरंतर जो है गाँव में कार्य कर रही थी संस्था। महिलाओं को SHG ग्रुप से जोड़ना है, उनके लिए पेंशन्स की फैसिलिटीज़ के लिए उनको लिंक करना है, उनके लाइवलीहुड को लेके काम करना है। 86 और 87 का जो एक वर्ष था उसमें राजस्थान में एक सीवियर ड्राउट हुआ था और उसी समय जो है ग्राम नियोजन केंद्र के जो एक सेक्रेटरी थे वो हमारे यहाँ आए थे। वो उस समय डीन ऑफ सोशल वर्क दिल्ली हुआ करते थे, मिस्टर के मुखर्जी। और उन्होंने जब अजमेर में ये सर्वे करने की कोशिश करी तो वो कलेक्टर साहब से मिले, उनके रेफरेंस के थ्रू वो सागरमल जी कौशिक साहब से मिले। उन्होंने उनको प्रेरित किया कि आप अगर इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप एक संस्था बनाइए ताकि आप एक स्ट्रीमलाइंड वे में इस संस्था का कार्य कर सकते हैं। और 87 में इस संस्था की स्थापना हुई और उसके उसी साल ही बाबूजी ने जो है मीनू मनोविकास मंदिर स्कूल की भी शुरुआत करी। पहला एक जो है असेसमेंट कैंप अजमेर में जो स्पेसिफिकली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चों के लिए लगाया गया, क्योंकि उस समय ये सिचुएशन थी कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के बच्चों को पागल समझा जाता था और उनको जो है वो घर के अंदर बांध के रखते थे। माता पिता खुद भी ये नहीं बताते थे कि हमारे घर में इस प्रकार का कोई बच्चा है। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था, जो एक हम कहते हैं सोशल पर्सपेक्टिव जो था उसके कारण था, क्योंकि अगर घर में इस प्रकार का कोई बच्चा है तो बाकी जो भाई बहन हैं उनकी शादियों में भी बहुत बड़ी समस्या निर्माण होती थी। तो उस तरीके का परिवेश उस समय चल रहा था। साथ ही में जो सबसे बड़ी समस्या उस समय थी कि किस तरीके से इन बच्चों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, क्योंकि जो कैटेगरी में उनको डाला गया था कि पागल की कैटेगरी में, तो उसमें एक्चुअली वो बच्चे नहीं थे। उनके साथ सतत निरंतर शिक्षण प्रशिक्षण की ज़रूरत थी जिससे वो अपना कार्य स्वयं कर सकते थे। तो ये सोच को ध्यान में रखते हुए जो है ये स्कूल की स्थापना पहली 87 में हुई थी। उसके पश्चात जो है लगभग 87 से लेके अराउंड 1998 तक हमने ये रेगुलर स्कूल जो है उसी तरीके से संचालित करी। पर हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल तक नहीं आ पा रहे हैं। वो भी समय ऐसा था कि अभिभावकों में अवेयरनेस नहीं था, लगातार अवेयरनेस कर रहे थे। मैम, बहुत ही सराहनीय काम कर रहे हैं आप। जैसा कि आपने बताया तो उससे ये समझ में आता है कि आपका स्केड्यूल तो बहुत हेक्टिक रहता होगा।
है ना? तो फिर प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में सामंजस्य किस तरह बिठा पाते हैं? फैमिली को टाइम दे पाते हैं? क्योंकि एट टाइम्स जो वर्किंग फीमेल्स हैं उनके साथ मतलब ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने खुद भी ये महसूस करी हैं कि फैमिली जो है उसको ये कंप्लेन हमेशा होती है कि है ना, घर पे टाइम नहीं दे रहे, सारा टाइम जो है आपका वो तो वर्क स्पेस पर ही जा रहा है। तो आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करते हैं क्या बीइंग अ फीमेल? मैम बिल्कुल करते हैं, पर सौभाग्यवश ये है कि मैं और मेरे पति एक ही कैंपस में काम करते हैं। और क्योंकि और पूरी मेरी परिवार जो है वो समाज कार्य से जुड़ा हुआ है, तो ये जो चैलेंजेस शायद मेरे लिए थोड़ा कम हुए। बस सबसे बड़ा चैलेंज ये रहा कि जब बच्चे स्कूल जाने लग गए और उनको जो समय नहीं दे पा रहे थे, वो थोड़ा सा हमेशा एक माँ के रूप में मुझे मेरे दिल में हमेशा वो एक चुभन रही है। तो वो एक मुझे लगता है, पर बाय गॉड ग्रेस मेरे दोनों बच्चे भी हमारे कार्य में मदद करते हैं। और इसकी वजह से शायद आज हम लोग पूरे परिवार की वजह से, क्योंकि कोई भी काम जो है वो बिना परिवार के सहयोग के आप कर नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मेरे साथ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है, परिवार का सहयोग तो बहुत ज़रूरी है, तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल। मैम, सोशल वर्क में जुड़ने के पीछे आपका पर्सनली क्या कारण था? मैम जैसे कि मैंने बताया, मैं ग्रेजुएशन लेवल पे एनएसएस से जुड़ी हुई थी, और एनएसएस में से जब मैं जुड़ी थी तब मैं जाके स्कूल्स में, बीएमसी के स्कूल्स में जाके पढ़ाती थी बच्चों को। तब मुझे लगा कि ऐसा कुछ काम जो है शायद मेरे लिए मेरे दिल को छू रहा था वो काम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं उनके प्रोग्राम्स बिठाती थी और जब मैं काम करती थी। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स इन सोशल वर्क किया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से। और जब मैं स्कूल में थी और हमारी कॉलोनी में एक लड़की थी जिसको हम नीलम कहते थे, उसने लगभग 10 साल तक वो चली नहीं थी, और उसके पेरेंट्स ने उसका ऑपरेशन वगैरह कराया था। उसको उस समय पोलियो था, पर उसको बाद में हम जब उसने चलना शुरू किया, तो अब जब मैं ग्रेजुएशन लेवल पे आई थी तो नीलम के अंदर इतना उत्साह था कि वो खुद मुंबई की ट्रेन में अकेली सफ़र करती थी। अच्छा। और अपना कार्य करती थी। वो हमेशा ये कहती थी कि मुझे कुछ काम करना है, मुझे कुछ काम करना है। तो जब मैं उसको देखती थी तो मुझे लगता था कि अगर आप एक अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि उसकी मम्मी को उसको गोदी में उठाते हुए थेरेपीज़ के लिए लेके जाना, बिल्कुल हमारी नेक्स्ट एडजॉइनिंग बिल्डिंग में रहती थी, हमारी हम उम्र थी। तो मुझे लगता था जब मैं उस चीज़ को देखी, और उस समय इतनी समझ नहीं थी, पर जब मैं मेरा टीआईएसएस में मेरा सोशल वर्क का काम जब कर रही थी, और मैंने काफ़ी सारे बच्चों के साथ उस समय भी काम किया था एज अ साइकेट्रिक सोशल वर्क, जब काउंसलिंग करती थी, तो ऐसा लगा कि अगर अभिभावक और समाज सपोर्ट करता है तो हर कोई व्यक्ति जिसमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता है वो अपना मुकाम पा सकता है, वो अपने लिए स्वयं के लिए लड़ सकता है। तो एक सहयोग की जो ज़रूरत है वो हम एक समुदाय के रूप में देने की ज़रूरत है। तो इस संस्था के साथ जब आप जुड़ी, ठीक है, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और फिर उनको ओवरकम किस तरह से किया? मैम आप जानते हैं कि कभी भी परिस्थितियाँ पूरक होती नहीं हैं, उन्हें पूरक बनाया जाता है। बहुत अच्छी तो हमारे साथ भी सबसे बड़ी जो चैलेंज थी वो ये थी कि समाज में इस चीज़ को समझना कि मानसिक विकलांगता ये एक विकलांगता है, ये एक रोग नहीं है, ये पागलपन नहीं है। और अभिभावकों को उस चीज़ के लिए तैयार करना कि नियमित रूप से शिक्षण प्रशिक्षण से इन बच्चों में सुधार हो सकता है। और हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज़म, इन विकलांगताओं के साथ भी काम कर रहे थे। और ये सारी विकलांगताएं जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, जिसमें सुधार बहुत 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 धीमे आता है। तो अभिभावकों को जब वो सुधार एकदम से दिखता नहीं है, तब अभिभावक बहुत परेशान हो जाते हैं और वो कार्य करना छोड़ देते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि अब हमारे ज़िंदगी में कुछ नहीं है। बहुत बार जिस तरीके से काउंसलिंग उनको आसपास के लोग देते हैं कि भी अभी तो आपको इनकी सेवा ही करनी पड़ेगी, तो उससे भी वो लोग हताश हो जाते हैं। और बहुत सारी जिस तरीके का हमारा कल्चर है कि शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता वो बहुत बाद में महसूस करना शुरू करते हैं। पहले जिस तरीके की जो रूढ़ियाँ हैं उसके अंदर वो अपना बहुत लंबा समय जो है वो बच्चों को इधर लेके जाना, उधर लेके जाना, इन चीज़ों में व्यतीत करते हैं। तो उसकी वजह से जो बच्चों का एक्चुअल ब्रेन डेवलपमेंट का टाइम होता है, जिसे हम अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं, वो खो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस की वजह से हम जो एक विकास का
जो इम्पैक्ट है, जिसे हम कहते हैं जो डिसेबिलिटी का इम्पैक्ट हम मिनिमाइज कर सकते हैं जल्दी से जल्दी इंटरवेंशन करके, वो हम नहीं कर पा रहे थे। लोगों को समझाना, डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाके समझाना कि एडुकेशन में भी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स साथ में एक साथ पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग 2003-4 में ही इंडिया ने यूएनसीआरपीडी को रेटिफाई किया था। जब इंडिया ने यूएनसीआरपीडी रेटिफाई किया था और हमारी जब सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम आया, तो वो ये हक दे रहा था कि हर बच्चा अपने आसपास की स्कूल में पढ़े। पर क्योंकि उस समय शिक्षक जो थे, जो एग्जिस्टिंग टीचर्स थे, वो प्रशिक्षित नहीं थे, उनको ये पता नहीं था कि बच्चों के साथ कैसे काम करना है। तो जब हम मेन स्ट्रीमिंग के लिए जाते थे या आंगनवाड़ीज़ में डालने के लिए जाते थे, तो सब लोग बहुत ज़्यादा डरते थे कि भाई हम नहीं कर सकते हैं, इनके लिए तो विशेष विद्यालय ही सही है। पर जबकि वो उनका राइट नहीं था। हर बच्चे का ये राइट है कि वो हर स्कूल में जा सकता है, पढ़ सकता है। तो फिर हमने उस क्षेत्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया। हम गवर्नमेंट टीचर्स की ट्रेनिंग में पार्टिसिपेशन करना शुरू किए, उनको ट्रेनिंग देना शुरू करें। 0 to 6 ईयर्स के अर्ली इंटरवेंशन के लिए आंगनवाड़ी वर्कर्स की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिए, अभिभावकों की ट्रेनिंग, जो सिबलिंग्स हैं उनकी ट्रेनिंग, और साथ ही साथ जो हमारे सहपाठी हैं, क्योंकि जब आप स्कूल में भेजते हैं बच्चों को, तो उनकी जो सहपाठी हैं उनको भी तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये सारे चैलेंजेस जो है हमारे साथ आज की तारीख में थोड़े रिड्यूस्ड हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा थे। पर हमने ये सोचा कि अगर हम एक बच्चे के लिए अगर इतने सारे स्टेक होल्डर्स के साथ काम नहीं करेंगे, तो उसका जीवन फिर जो है वो सक्षम नहीं हो पाएगा। तो इसको हमने ओवरकम करने की कोशिश करी। मैम, जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, यानी स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपके क्या सुझाव हैं? ये एक बहुत अच्छा और बहुत चैलेंजिंग फील्ड है। अजमेर में हम लोग 2 कोर्सेज रन करते हैं, डीएड इन स्पेशल एजुकेशन एंड बीएड इन स्पेशल एजुकेशन, क्योंकि चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ काम करने के लिए एज़ पर द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार आपको आरसीआई की क्वालिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर कोई इस क्षेत्र में आना चाहता है तो बीएड और डीएड स्पेशल एजुकेशन कर सकता है। आप काउंसलिंग का कोर्स करके, मेन क्लिनिकल साइकोलॉजी करके भी इस क्षेत्र में आ सकते हैं। इसके अलावा जो भी जिस भी फील्ड में है, जैसे मैं मानती हूँ कि अगर कोई इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो जब अपना काम करते हैं, जब अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो उन्हें ये देखना चाहिए कि हम उनको ऐसे क्या उपकरण हम उनके लिए बनाएं जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस कर सकते हैं। कोई सिविल इंजीनियर है तो बैरियर फ्री एक्सेस को कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो हर कोई व्यक्ति, आज मैं एक टीचर हूँ तो मैं मेरी कक्षा के सारे बच्चों के लिए तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ मेरी कक्षा में जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड है, मैं उसको कैसे कक्ष में इन्वॉल्व करूँ, ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं पेरेंट्स को किस तरीके से ये चीज़ें समझाऊँ कि स्पेशल एजुकेशन आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अर्ली इंटरवेंशन आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि हर एक व्यक्ति का अपना रोल है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने। और कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इन सारी चीज़ों की अवेयरनेस की बहुत कमी है, लोगों के पास जानकारी नहीं है। मेरी एक फ्रेंड है बहुत अच्छी, उसके साथ में ये था कि काफ़ी टाइम तक उसको कोई बेबी नहीं हुआ, तो फिर उसने एक बेबी अडॉप्ट किया। ठीक है, उसने बच्चा शायद 3 या 4 महीने का था जब उसने अडॉप्ट किया, और जब वो बच्ची करीब साल भर के आसपास हुई तब उसको रियलाइज़ हुआ कि इस बच्ची को ऑटिज़म है। तो वो चीज़ अपने आप में काफ़ी उसके लिए हार्ट ब्रेकिंग थी, क्योंकि ऑलरेडी इतने टाइम तक बेबी नहीं हो रहा था। फिर उसने बच्चा अडॉप्ट किया तो फिर बच्चे में इस तरह की प्रॉब्लम आई, मगर उसने फिर उस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया। उसने फिर ये डिसाइड किया कि ठीक है, बच्चे को तो मैं एज अ मदर बहुत अच्छे से पालूंगी ही, पर उसके अलावा अब मुझे अपनी जो लाइफ है वो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए ही डेडिकेट करनी है। तो उसने मुझसे भी इस चीज़ के लिए राय ली कि मैं क्या करूं इसके लिए। तो ऐसा मुझे भी इतनी जानकारी नहीं थी, तो वहाँ से मुझे लगा कि डेफिनेटली समाज में ऐसा नहीं है कि लोग करना नहीं चाहते, करना चाहते हैं, मगर अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। मुझे लगता है कि जो आपने कहा ये हमारी समाज की रियलिटी है। पहले भी हम लोगों को यही फील होता था कि विशेष बच्चे जो है वो सिर्फ अभिभावकों के होते थे, या जो डॉक्टर्स या कुछ एक सोशल वर्कर जिनके साथ वो काम करते हैं उनको पता होता था। पर एक वाइड अवेयरनेस की ज़रूरत है कि हमारे गांव में, हमारी ढाणी में, हमारी कॉलोनी में कौन सा जो है, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, उसको किस प्रकार की समस्या है। अगर हम एज अ ग्रुप उसको अगर हम लोग तैयार करते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को अलग से रखने की ज़रूरत है। और जो अभी हमने 2006 से हमारी
हमारे स्कूल्स में रिवर्स इंक्लूजन किया है, जहाँ डिसेबल्ड और नॉन डिसेबल्ड बच्चे साथ में पढ़ते हैं। वो एक पायलट और मॉडल स्कूल के रूप में हम शिक्षकों को बताते हैं कि इसमें कहीं भी गलती नहीं, मतलब कहीं भी परेशानी नहीं है। आप हर बच्चे को कक्षा कक्ष में पढ़ा सकते हैं, सिर्फ आपको उन टेक्निक्स की ज़रूरत है। तो हम इस तरीके के उदाहरणों के साथ अगर समाज में सामने आएंगे तो मुझे लगता है कि हम काफ़ी सारे जो है ऐसे हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ भाई बहनों को बहुत मदद कर सकते हैं। मैम, आपके पास बच्चे नॉर्मली किस एज में आते हैं? अभी जो है हमारे पास बच्चे जो है लगभग 2-2.5 महीने के भी आ रहे हैं, और 10-11 साल के, मतलब अगर हम इसको 6-7 साल पहले देखें तो हमारे पास बच्चे आते थे 10 साल में, 11 साल में, 8 साल में। पर हमने कॉन्सेंट्रेटेडली इसके ऊपर काम किया। अभी हम लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में निक्यू में पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करते हैं और उनका रेगुलर फॉलोअप लेते हैं, और डॉक्टर के साथ नियमित रूप से हम लोग टच में रहते हैं और ये देखते हैं कि पेरेंट्स को अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन का महत्व बताते हैं। अभी काफ़ी सारे डॉक्टर्स जो है अजमेर के और जयपुर के, वो हमको केसेस रेफ़र करते हैं कि भी इनको अभी स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत है, स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो इन सब के लिए फिर वो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो जो फोकस्ड है कि ये है कि जितना जल्दी से जल्दी हम इंटरवीन करें, उतना ही उनका भविष्य का इम्पैक्ट ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो मिनिमाइज्ड हो जाएगा। बिल्कुल, आप उतनी ही बेहतर मदद उन बच्चों की कर पाएंगे। तो मैम, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको कुछ सहायता मिलती है? गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इसमें? मैम, अभी ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे तो हम कोई गवर्नमेंट की सहायता के साथ काम नहीं कर रहे, हम सामाजिक सरोकार के थ्रू ही काम कर रहे हैं। पर गवर्नमेंट के साथ जो है, गवर्नमेंट की काफ़ी अच्छी पॉलिसीज़ जो है अभी आई है। जैसे हमारी जो अभी शिक्षा नीति है उसमें बिल्कुल 3 इयर्स के साथ ही जो है बच्चों का इंटरवेंशन के लेके बात कर रहे हैं। कुछ एक हमारे ऐसे इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट्स हैं जैसे राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम। मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। और जो शिक्षा के क्षेत्र में जब मैं बात करती हूँ तो ऐसे हमारे जो बच्चे हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के हैं, जिसमें डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, ऐसे बच्चे हैं, या ऑटिज़म के बच्चे हैं, जो हायर फंक्शनिंग लेवल के बच्चे हैं, उनकी जब हम बात करते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं में उनको किस प्रकार से सहयोग किया जाए, या कक्षा कक्ष में जब वो पढ़ रहे हैं तो उनको किस प्रकार से सहयोग किया जाए, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रशिक्षणों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरीके के क्लियर लॉस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादातर स्कूल टीचर्स को या प्रिंसिपल्स को ये पता ही नहीं होता कि हम इनको कैसे अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करें। और उसके लिए संस्था हमेशा तैयार है। हम लोग काफ़ी सारे स्कूल्स के प्रिंसिपल्स और टीचर्स के साथ बात करते हैं कि एग्जिस्टिंग अकोमोडेशंस एंड मॉडिफिकेशंस क्या है, उनके बारे में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। तो मुझे लगता है इसको और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि हर स्कूल में ये मैंडेटरी हो। अभी किया है सीबीएसई ने कि भी जो है आपके पास काउंसलर होना चाहिए, आपके पास स्पेशल एजुकेटर होना चाहिए, पर वो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे और स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है ताकि हर स्कूल में हर बच्चे को सहयोग मिल सके। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी कुछ टाइम पहले आप यूएस भी गए थे एक वर्कशॉप के लिए, ना? उसके बारे में कुछ बताएं। मैम, मेरा सिलेक्शन यूएस की फुल ब्राइट फेलोशिप के लिए हुआ था, फुल ब्राइट डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स इन टीचिंग प्रोग्राम। ये इस फेलोशिप में मैं 4 महीने में यूएस में थी, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था उसमें मैंने एक शोध कार्य के ऊपर काम किया था, जिसमें मीनिंगफुल एंगेजमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स थ्रू यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग यूजिंग विद एंड विदाउट टेक्नोलॉजी। जो हमारा जो कार्य है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा देश है, हमारे यहाँ भी टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे पास इतने स्पेशल एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं हैं। तो जो अभी एग्जिस्टिंग कक्षा कक्ष में जो बच्चे हैं जिनकी विशेष आवश्यकता है, उनका मीनिंगफुल एंगेजमेंट हम कैसे करें कक्षा में, क्योंकि शिक्षकों को ये पता नहीं है। तो उसके लिए एक टूल बनाया है जो 1992 में अराउंड बना था। ये कैस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग। इसमें बच्चों के साथ किस तरीके से कंटेंट पेश किया जाता है, बच्चों को कैसे इन्वॉल्व किया जाता है, विभिन्न गतिविधियाँ क्या क्या होनी चाहिए, और बच्चों का एक्शन एंड एक्सप्रेशंस, जिसे हम कहते हैं कि किस प्रकार से उनकी परीक्षाएं लेनी चाहिए। क्या सिर्फ पेपर और पेंसिल एक ही मॉडल हो सकता है क्या, क्योंकि बच्चों के सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग है। तो उसके ऊपर मेरा शोध कार्य था। और मैं अभी जो भविष्य में जो ट्रेनिंग्स करूँगी गवर्नमेंट शिक्षक और जो अन्य शिक्षकों के साथ हैं, वो मेरा स्पेसिफिक फोकस यही है कि मैं यूडीएल को प्रमोट करूँ पूरे राजस्थान में और डेफिनेटली इंडिया में भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, यूएस जैसे अभी आप गए, तो वहाँ के वर्किंग फ़ीमेल्स और यहाँ की वर्किंग फ़ीमेल्स में आपने कुछ डिफरेंस महसूस किया, या परिवेश में आपको कुछ अंतर महसूस हुआ? मैम, कल्चरल तो डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त अंतर है। एक जो ओपननेस वहाँ है एक कार्य में, क्योंकि महिलाएं जब काम करती हैं तो अपने यहाँ जब महिलाएं काम करती हैं तो उसको घर का शाम का काम भी उसी को करना होता है।
वहाँ एक वो इक्वालिटी है, चाहे महिला घर में रहे या काम करे या नहीं करे, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो वो एक जो मुझे लगा कि एक पॉजिटिविटी हम ले सकते हैं। पर कल्चरली जो हम लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध हैं उनसे, तो हमें एक थोड़ा सा बैलेंस और करने की ज़रूरत है। हमारी जो दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति हमारे देश में, उसको बदलने की ज़रूरत है कि अगर हम उसको बदलेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत सारी महिलाएं आगे आकर जो उनकी सक्षमता है उसको प्रस्तुत करेंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैम, महिला दिवस के अवसर पर आज के इस पुरुष प्रधान समाज में वो महिलाएं जो कि अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने के लिए जूझ रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं 4 बातें बोलना चाहूँगी उन महिलाओं के लिए। उड़ना है तो गिरना तो पड़ेगा ही, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरा जो मुझे लगता है, मुझे हमेशा लगता है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आप दिशा बदलेंगे तो किनारे बदल जाएंगे। आप जो है इस चीज़ को, हर महिला में वो सक्षमता है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो शहर में है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में रह रही है, हमें अपने आप में अपने सामर्थ्यता को समझ में आना चाहिए कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ, और उसको लोगों को समझाना आना चाहिए, हमारे परिवार को समझाना आना चाहिए। क्योंकि आज की तारीख में मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास परिवार का बड़ा सपोर्ट है तो आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो जहाँ आपको वो रिस्ट्रिक्शंस हैं, हमें हमारे पहले परिवार को बदलने की ज़रूरत है कि हम हमारी, अगर मेरी सासू है या मेरी सिस्टर है या मेरी भाई है, बहन है, उनको मैं कैसे सहयोग कर सकती हूँ। मुझे लगता है कि हम वहाँ से शुरुआत करेंगे तो डेफिनेटली भारत की महिलाएं सबसे ज़्यादा वीरांगना हैं। वहाँ झलकारी है, वहाँ लक्ष्मीबाई है, वहाँ अहिल्याबाई होळकर है और रिद्धिमा मैम जैसी महिलाएं हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत कुछ बदल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट मैम। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं आज शमा मैम के माध्यम से, और मुझे इस बात की पूरी आशा है कि इसका लाभ हमारे सभी दर्शकों को मिलेगा। थैंक्स अ लॉट मैम।